आगे अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जब युद्ध पर बातचीत को लेकर दोनों पक्ष तुर्की में इकट्ठा हुए, तब पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज रवाना कर दिए। व्लादिवोस्तोक में रुस्की ब्रिज के नीचे से गुजरता यह है रूस का एंटी सबमरीन शिप एडमिरल ट्रिबुटस। इसी तरह रूस के और जहाज अलग अलग जगह से इकट्ठे होते हैं और फिर नजर आता है पुतिन का बैटल ग्रुप, जो रूस के दुश्मनों के शिकार पर निकला है। यह है पुतिन का जुलाई स्ट्रोम, यानी जुलाई का तूफान। जुलाई में पुतिन क्या करना चाहते हैं? पुतिन का इरादा क्या है? पुतिन का एजेंडा क्या है? पुतिन के इस तबाही मचाने वाले ऑपरेशन के बारे में और जानने के लिए पहले इसकी ताकत समझ लीजिए। 150 जंगी जहाज, जिसमें बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट और कॉर्वेट शामिल हैं। 15,000 सैनिक, जो पुतिन के ऑर्डर पर पूरे नेटो को तहस नहस करने का इरादा रखते हैं। और वॉर जोन एक नहीं बल्कि 4-4 इलाकों में जंग एक साथ लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं पुतिन। यूक्रेन में पुतिन के ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रहे हैं। जुलाई के महीने में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब जेलेंस्की का कोई शहर बड़े हमले से न दहला हो। पुतिन की फोर्स ने ऐसे ऐसे हमले किए हैं जिसका दर्द जेलेंस्की पूरे यूरोप से बांटना चाहते हैं। लेकिन अब रूस के इतने जहाज एक साथ एक जगह देखकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेटो का हर राष्ट्राध्यक्ष सोचेगा कि अगर पुतिन ने अपनी पूरी पावर दिखा दी तो बचने का रास्ता क्या होगा। क्योंकि पुतिन की इस जंगी फॉर्मेशन में पनडुब्बी भी है, इसमें बॉमर विमान भी हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर परमाणु अटैक कर सकते हैं। इसमें टोही विमान भी हैं, जो दुश्मन की नौसेना का सैकड़ों किलोमीटर दूर से पता लगा लेते हैं। और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करने वाले जहाज भी हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर से तबाही मचा सकते हैं। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, दुनिया में इन 4 इलाकों में पुतिन ने बहुत ही खतरनाक युद्ध अभ्यास शुरू किया है और इसका नाम रखा है जुलाई स्ट्रोम, यानी जुलाई का तूफान। जुलाई में पुतिन ऐसा तूफान मचाना चाहते हैं जिसकी धमक दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर यानी अमेरिका तक सुनाई दे, जिसकी धमक देखकर पूरा यूरोप पनाह मांगे और जिसमें एक इशारे पर पुतिन का सबसे बड़ा वॉर एजेंडा लागू हो जाए। पुतिन के जुलाई वाले तूफान में 120 विमान भी शामिल हुए, जो लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग कर सकते हैं, जो परमाणु हमला कर सकते हैं और दुश्मन की परमाणु पनडुब्बियों को डुबाकर समंदर की गहराई में उसकी कब्र तैयार कर सकते हैं। इसके एक तरफ है पुतिन का टर्बो प्रॉप इंजन वाला बॉमर Tu-95 और दूसरी तरफ है IL-38 टोही विमान, जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करना जानता है। ये दोनों विमान पुतिन के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। उनके स्ट्राइक मिशन के सबसे बड़ी ताकत भी माने जाते हैं। इस युद्ध अभ्यास में पुतिन ने लॉन्ग रेंज वाले हथियार भी शामिल किए हैं, जो ऐसे ही विमानों और जंगी जहाजों पर तैनात किए जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में कोहराम मचा सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूरोप वाले दोस्त बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जेलेंस्की तो ऐसे हथियारों से पिछले 3.5 साल से जूझ रहे हैं और यूक्रेन की तबाही को हर रोज देख रहे हैं। पुतिन ने कोस्टल मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं, जो दुश्मन के जंगी जहाजों को रूस के तटों से दूर रखेंगे। जुलाई वाले तूफान यानी इस युद्ध अभ्यास में रूस का मकसद साफ है। वो फौज की तेजी से तैनाती, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, तटों की सुरक्षा और शिपिंग लेन की हिफाजत, इन 4 मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन पुतिन का असली एजेंडा कुछ और है, और वो है पावर प्रोजेक्शन।
और इसी के जरिए दुश्मन को रूस से दूर रखना। रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है। आंकड़ों के हिसाब से पहले नंबर पर चीन है क्योंकि उसके पास करीब 400 जंगी जहाज है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, उसके पास 350 जहाज हैं। लेकिन 12 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बना देते हैं। और वहीं रूस, जिसके पास 300 जहाज हैं, लेकिन उसकी 60 पनडुब्बियां और बड़े बड़े मिसाइल क्रूजर अमेरिका को लगातार चुनौती देते रहते हैं। एक तरफ यूक्रेन की जमीन पर तबाही और दूसरी तरफ समंदर को चीरकर आगे बढ़ते हुए पुतिन के जहाज। पुतिन का डबल धमाका देखकर रूस के दुश्मन बहुत भ्रम की हालत में है। यूक्रेन को नए हथियार देकर वो पुतिन को घेरना चाहते हैं, लेकिन पुतिन का जुलाई वाला तूफान देखकर सबको एहसास हो रहा है कि शिकारी के सामने अब खुद शिकार बनने का खतरा है। पुतिन ने यूक्रेन की हर बड़ी इमारत को जलता हुआ ताबूत बनाने का इरादा कर लिया है, क्योंकि पुतिन का यूक्रेन एजेंडा अब नेटो के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। रूस को डर दिखाते हुए जेलेंस्की के लिए नई वार्निंग जर्मनी से आई है। पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। जर्मनी के एक बड़े आर्मी कमांडर मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग ने कहा है कि रूस अब यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से हमला करने जा रहा है। सवाल है कि क्या पुतिन और उनकी सेना के पास इतनी बड़ी स्ट्राइक की क्षमता है? यूक्रेन पर होने वाले हमलों और जर्मनी के कमांडर की वार्निंग दोनों को गौर से समझे तो समझ आएगा कि पुतिन ने युद्ध के दौरान अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता इतनी तेजी से बढ़ाई है कि अब उनके सामने न यूक्रेन, न अमेरिका या पूरा नेटो टिकता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन के इरादों को देखते हुए जेलेंस्की ने 2 बड़े फैसले किए हैं, जो या तो यूक्रेन को बचा लेंगे या फिर पूरी तरह डुबा देंगे। यूक्रेन को रूस से लड़ना है तो उसे इस साल 120 अरब डॉलर की जरूरत होगी। 120 अरब डॉलर यानी जेलेंस्की को युद्ध लड़ने के लिए अब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चाहिए, जो वो डिफेंस पर खर्च करना चाहते हैं। इसके लिए यूक्रेन ने यूरोप और नेटो के सामने हाथ फैला दिए हैं। My second request is for financial support. Ukraine needs $6 billion to close this year's procurement gap. This will allow us to build more FPV drones to hold the line, more interceptor drones to counter Shahid attacks, and additional deep strike weapons to take the war back to Russia. अब जेलेंस्की का दूसरा बड़ा फैसला देखिए, जिस पर पूरे रूस की बहुत पैनी नजर है। जेलेंस्की ने यूलिया सिवरीडेंको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री बनाया है। इससे पहले वो यूक्रेन की डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री थी। 39 साल की यूलिया पेशे से अर्थशास्त्री हैं। जेलेंस्की ने खुद यूलिया के नाम की सिफारिश की है। यूलिया जेलेंस्की की बेहद करीबी मानी जाती हैं। अब जेलेंस्की उनके अनुभव का इस्तेमाल 2 मोर्चों पर करना चाहते हैं। Наше завдання – дати українцям всі можливі інструменти для того, щоб захистити незалежність та життя України. Ми виконаємо це завдання. जेलेंस्की के फैसले के पीछे एक बड़ी वजह भी जान लीजिए। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया सिवरीडेंको ने इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खनिज डील कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया को लेकर जेलेंस्की का एजेंडा साफ है। पहला है यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ सुधारा जाए और दूसरा है यूक्रेन में हथियार उत्पादन में तेजी लाई जाए। यानी यूलिया को मिली है वॉर फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी। Україні потрібно більше власної сили. Ми трансформуємо управління сферою оборони
та виробництвом зброї таким чином, щоб за півроку відчутно збільшити частку саме української зброї, доступною для наших воїнів. Зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40% зроблено в Україні. За півроку має бути не менше, ніж 50%. Оновлений уряд України має провести аудит всіх जाहिर है जेलेंस्की बहुत ज्यादा परेशान है और पुतिन के समंदर वाले इरादों को देखकर अब यूरोप में भी तनाव फैल चुका है। जेलेंस्की हर उस शख्स तक पहुंच रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी जेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हो गए तो समझ लीजिए कि जेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे नहीं टिक पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब पुतिन का जुलाई वाला तूफान 4 वॉर जोन में देखा जा रहा है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर। दुनिया के इन 4 इलाकों में पुतिन युद्ध अभ्यास जुलाई स्टॉर्म चला रहे हैं। जुलाई में पुतिन ऐसा तूफान मचाना चाहते हैं जिसकी धमक दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर यानी अमेरिका तक सुनाई दे, जिसकी धमक देखकर पूरा यूरोप पनाह मांगे और जिसमें एक इशारे पर पुतिन का सबसे बड़ा वॉर एजेंडा लागू हो जाए, जिसकी शुरुआत पुतिन ने यूक्रेन में की है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले करके बता दिया है कि अब वो नेटो तोड़ युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन के हर हमले की तस्वीर बता रही है कि रूस का एजेंडा अब ट्रंप के ख्वाब को तोड़ देगा। चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब जेलेंस्की के बस की बाहर की बात हो चुकी है। यूक्रेन को हथियार बेचने के लिए अब इजराइल आगे आया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार कैपिटल कीव पहुंचे और वहां देखे ईरान के वो शाहिद ड्रोन जिससे पुतिन लगातार यूक्रेन को दहला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शाहिद ड्रोन को देखते हुए इजराइल के विदेश मंत्री को तेल अवीव और हाइफा पर ईरान के हमले याद आए होंगे। वैसे उनके यूक्रेन आने को लेकर खबर ये है कि यूक्रेन इजराइल से ऐसे हथियार चाहता है जो रूस के ड्रोन अटैक को रोक सके। इसलिए अब इजराइल के आयरन डोम का नाम चर्चा में है, जिसे लेकर रोमानिया और इजराइल के बीच भी डील हो रही है। रोमानिया इजराइल से यह आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। अब सवाल है कि क्या आयरन डोम रूस के हमले रोकने में कामयाब होगा, क्योंकि पुतिन जब हमला करते हैं तो सैकड़ों ड्रोन एक साथ फायर करते हैं और उन्हें रोकना अब तक जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ है। We decided today to have a strategic dialogue between our ministries on the Iranian threat. Our actions against its weapons and technology contribute to European security and to the security of Ukraine. Iran must not be allowed to continue its nuclear ambitions. यूक्रेन को अब अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल भी मिलने जा रहे हैं और ये वादा ट्रंप कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को बचाने के लिए जेलेंस्की को पेट्रियट मिसाइलों की सप्लाई फिर शुरू करेंगे। हालांकि इसका बिल यूरोप भरेगा, यानी ये हथियारों वाली मदद नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक डिफेंस डील होगी जिसकी कीमत जेलेंस्की को भी चुकानी पड़ेगी। देखा जाए तो पुतिन के ड्रोन युद्ध ने यूक्रेन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो चाहकर भी पुतिन के हमलों को रोक नहीं पा रहा।